कहाँ गायब था पूरा दिन? क्यों? देख, तेरे सारे रंग ढंग मैं जानता हूँ, समझा? गायब तो तू भी था, और तेरे रंगन जिसने उड़ा रखे है ना, लगता उसी ने चाबी दी होगी जो ऐसे भौंक रहा है। प्रवीण, गोपाल तुम्हारा बड़ा भाई, ऐसे बात नहीं कर सकते तुम। क्यों? तेरा चापलूस है? कौन सी खुशबू सुंघाती है? गोपाल, 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 प्रवीण, गोपाल, प्रवीण, क्या कर रहे हो दोनों? माँ समझा इसे। अरे क्या तुम दोनों? जब देखो तब क्या ये रोज? समझाओ इसे। मैं एक मिनट आती हूँ। हाँ, हेलो मैम, वीरा रावत बोल रही हैं? जी, आप कौन? मैडम, आपका कुरियर लेकर आया हूँ। कब से मैं बेल बजा रहा हूँ लेकिन कोई गेट नहीं खुल रहा है। ओ भैया, मुझे तो पहुंचने में आधा घंटा लग जाएगा। आप एक काम कीजिए, उसे ना दरवाजे पे छोड़ दीजिए। मैडम, आपके साइन के बिना छोड़ नहीं पाऊंगा। एक काम कीजिए, आप आइए, मैं आपका वेट करता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। भैया आप प्रीतम करो। बस बस, ये लीजिए। ठीक है। कौन है? कहाँ चले गए? हेलो। हाँ भैया, कहाँ पे हैं? मैं तो निकल गया मैडम, आपने आने में बहुत देर लगा दी। मैं सारा काम छोड़कर आपके लिए यहाँ पर आई और आप एक कॉल करे बिना ही मुझे चले गए। मैम सॉरी, मैं कल फिर आ जाऊंगा। ऑटो, चलो भैया। हेलो। कहाँ है मैडम? मैं आ गया हूँ। भैया पागल हो गए हो क्या? आ गया चला गया क्या लगा रखा है आपने? सॉरी मैडम, वो अब बोलिए ना क्या करना है। आप एक काम करो, या तो कुरियर मेरे दरवाजे के बाहर रख के चले जाओ, या फिर कल मैं खुद आके आपके ऑफिस से कलेक्ट कर लूंगी, ठीक है? अरे मैडम, प्लीज नाराज मत होइए, मैंने सॉरी कहा ना। मैं काम करता हूँ, आपका कुरियर मैं दरवाजे पे ही छोड़ देता हूँ और कल आकर आपकी साइन ले जाऊंगा, ठीक है? थैंक यू सो मच भैया। बेवकूफ। वीरा आजा, पकड़ मुझे। गोपाल रुको ना, गोपाल रुको ना।
अगर कोई नाम ही किसी की मुस्कुराहट की वजह बन जाए तो जाहिर सी बात है कि सिर्फ नाम नहीं, वो इंसान भी दिल में खास जगह रखता है। वीरा और गोपाल बचपन से एक दूसरे को जानते थे, लेकिन गोपाल के नाम से भेजा गया एक कुरियर वीरा की जिंदगी का वो आखिरी तोहफा बन गया जिसकी कल्पना भी शायद वीरा ने कभी नहीं की होगी। पर वीरा को मारने की ये साजिश क्यों रची गई और गोपाल सक्सेना कौन था? ये सवाल बहुत जल्द पुलिस इन्वेस्टिगेशन की दिशा तय करने वाले थे। सर, लड़की का नाम वीरा है। ये पिछले 4 महीनों से यहाँ किराए पे रह रही थी। मकान मालिक? सर, हरिनगर में रहता है। मैंने उसे बुलवा लिया है। पड़ोसियों से पता करो इस घर में कौन आता जाता था और आज यहाँ कौन कौन आया था। सर, तुम उधर देखो। मोबाइल इंटैक्ट है। वैसे भी मोबाइल ब्लास्ट होता तो इतना डैमेज नहीं होता। किसी ने पर्पसली यहाँ पे कोई एक्सप्लोजिव रखा है। एक्सप्लोजन इतना बड़ा तो नहीं था, लेकिन किसी की जान लेने के लिए काफी था। और ये एक्सप्लोजन इस लड़की के बहुत नजदीक हुआ है। उसका आधा चेहरा ही उड़ गया। लेकिन किस एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल किया गया होगा? सर, शाम 4 बजे कुरियर बॉय यहाँ आया था। रजिस्टर में 12 अंकों का मोबाइल नंबर लिखा है पर कंपनी का नाम नहीं लिखा है और अपने नाम की जगह बेमेल अल्फाबेट्स लिख के गया। आंख बंद करके ड्यूटी करता है, देखता भी नहीं कोई क्या लिख रहा है। गलती हो गई साहब। चेहरा याद है? दिखता कैसा था? चश्मा और टोपी लगाए हुए था। टोपी तुझे पहना गया हो। सर, आस पड़ोस वालों ने भी उस कुरियर बॉय को नहीं देखा, पर एक लेडी ने बताया कि यहाँ घर के बाहर एक पार्सल रखा हुआ था। सर, बॉक्स के टुकड़ों पर एक्सप्लोजिव ट्रेसेस मिले। सर, ये इस घर के मालिक आकाश खुराना है। कुछ बता सकते हैं वीरा के बारे में? सर, वीरा बहुत अच्छी लड़की थी। 4 महीने में कभी किसी ने उसकी कोई शिकायत नहीं की। कहाँ की रहने वाली थी? करोल बाग के डॉक्यूमेंट दिए थे। इसका नेटिव एड्रेस दिल्ली का ही है, तो यहाँ किराए पे क्यों रहती थी? इस बारे में कभी पूछा नहीं। राकेश, इसकी फैमिली से कांटेक्ट करो। सर, आप लोगों को वाकई में वीरा की मौत का कोई अफसोस है या? कैसी बातें कर रहे हैं आप? बेटी थी हमारी वो। ये भी तो हो सकता है कि आप उसे पराया मानते हो, इसीलिए तो शायद एक ही शहर में रहते हुए आपके साथ ना रहकर अकेली रहती थी। सर, ऐसी बात नहीं है। वीरा खुद चाहती थी कि वो अपने दम पर सेटल हो। लेकिन हमने तो सुना है कि आप लोग कभी उसकी खोज खबर लेते ही नहीं थे। अब या तो आपकी परवरिश में कोई खोट था या फिर आप लोगों को उसका चाल चलन पसंद नहीं था। कुछ तो बोलिए। सर, आप ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? अभी दीदी की मौत हुई है और... मौत नहीं, मर्डर हुआ है उसका। और किसने किया ये पता लगाना हमारी ड्यूटी है। सर, आप हम पर शक कर रहे हैं? जमाना बहुत खराब है रावत साहब। खून के रिश्ते ही खून बहाने पर उतारू हो जाते हैं और बेटियों का हाल तो देश में ज्यादा ही बुरा है। सर, मैं भी इनकी बेटी हूँ और हमें से कोई दीदी का दुश्मन नहीं था। तो फिर आप ही बताइए, किसने दुश्मनी निकाली वीरा से? अपनों की मौत का सुनकर या तो अपनों का खून खौल जाता है या फिर जम जाता है, लेकिन इनकी रगों में कोई हलचल नहीं हुई। बनावटी दुखड़ा रो गए। कहीं इनके और वीरा के रिश्ते में ऐसी कोई वजह तो नहीं जो वीरा की मौत की वजह बनी? लेकिन सर, वीरा के घर एक्सप्लोसिव भेजा गया। मर्डर करने का ये तरीका कुछ अजीब सा नहीं लगता सर? मर्डर करने का तरीका कितना भी अजीब क्यों ना हो, लेकिन उसकी कोई ना कोई वजह तो होगी। इनके पड़ोसियों से पता करो कि 4 महीने पहले ऐसा क्या हुआ था जो वीरा इनका घर छोड़कर अकेली रहने लगी। सर, क्या वीरा अचानक? आंटी, वो तो हमें भी कुछ समझ में नहीं आया। अनीता जी, हमें गोपाल और सोनाली की शादी को थोड़ा पोस्टपोन करना पड़ेगा। ऐसे माहौल में। क्यों?
इससे अच्छा मौका कब मिलेगा तुम लोगों को क्या शादी? हुआ? रवि, पोस्टपोन क्यों करनी है इनकी शादी? वीरा के चौथे पे ही कर दो इन दोनों की शादी। ये क्या बोल रहा है तू? तेरी क्या वजह रही होगी वीरा की अपने पेरेंट्स से अलग होने की? वजह तो समझ में नहीं आई, लेकिन जब से वो गई तब से यहाँ पर उसे कभी देखा नहीं। वीरा को कभी खुश नहीं देखा सर। उसके घर वाले नौकरों की तरह पेश आते थे उससे। सोनाली 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 क्या कर रही है? एक बार फिर लगा ले। और सुन, थोड़ा जल्दी कर, अंदर कपड़े भी तो पड़े हैं ना। उसके साथ ऐसा बर्ताव करने की वजह क्या थी? सर, 25 साल पहले संजय रावत ने वीरा को उसी अनाथ आश्रम से अडॉप्ट किया था जहां पर वीरा भी पढ़ा रही थी। वीरा के एडॉप्टेशन के 2 साल बाद संजय रावत और कविता को खुद की बेटी हुई सोनाली रावत। सब पड़ोसियों का कहना है कि रावत फैमिली वीरा के साथ नौकरों जैसा व्यवहार करती थी। वीरा को इतना पराया कर दिया था कि वो लोग वीरा से पहले सोनाली की शादी कर रहे थे। तो फिर हो सकता है राकेश कि वीरा के मर्डर की वजह वीरा का अपने पेरेंट्स से जायदाद में हक मांगना रहा हो, क्योंकि वो भले ही वीरा को पराया मानते थे पर कानूनी तौर पर तो वीरा उनकी बेटी ही थी ना। लेकिन सर, जहां तक वीरा के बारे में पता चला है उससे तो नहीं लगता कि वीरा को जायदाद का लालच रहा होगा। तो फिर वीरा के घर छोड़ने की वजह उसकी अपनी खुददारी थी, या फिर रावत परिवार के एहसानों तले वो कोई और भी जुल्म सह रही थी? सर माना कि हमने वीरा को गोद लिया था, पर सोनाली और वीरा में हमने कभी कोई फर्क नहीं किया। लेकिन आपके पड़ोसियों का नजरिया तो कुछ और ही बयान करता रावत साहब। दुनिया को तो बातें बनाने का मौका चाहिए, आप उनकी सुनकर हमारी परवरिश को नहीं कोस सकते। इस दुनिया में खून के रिश्ते भी बोझ बन जाते हैं कविता जी। तो फिर वीरा तो आपका खून थी ही नहीं। ऐसा नहीं है सर, हमने कभी वीरा दीदी को पराया नहीं समझा, बल्कि वही 4 महीने पहले हमें छोड़ के चली गई थी। कोई वजह तो होगी रावत साहब। सर वजह ही पता होती तो मना नहीं लेते उसे। वीरा वो अनाथ लड़की थी जिसे माता पिता का नाम तो नसीब हुआ, लेकिन बदलते वक्त के साथ वीरा के सरनेम से जुड़ा रिश्ता सिर्फ कागजी दस्तावेज बनकर रह गया। जब रिश्तों में भावनाओं की गुंजाइश खत्म हो जाती है तब इंसान अपनों के बीच भी अकेला ही होता है। लेकिन वीरा अपनों से, अपने अतीत से भागने की कोशिश कर रही थी और उसकी इसी कोशिश ने उससे उसका वर्तमान भी छीन लिया था। सर, फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक जो केमिकल बॉम्ब बनाने में यूज किया गया वो मेडिकल कॉलेजेस के केमिस्ट्री लैब में अवेलेबल होते हैं। ये देखिए सर, कुरियर बॉक्स के जो टुकड़े हमें मिले हैं उस पर कुछ अल्फाबेट्स लिखे मिले हैं। वीरा की कॉल डिटेल्स सब प्रोसेस में है। देखो कोई क्लू मिलता है क्या? सर, NA शायद भेजने वाले का नाम हो सकता है। GOP, ये दोनों अल्फाबेट सेम फॉन्ट्स के लग रहे हैं। NA GOP क्या हो सकता है? या फिर GOP NA? कुछ गिनी चुनी इंफॉर्मेशंस और कुछ बिखरे हुए अल्फाबेट्स के जरिए पुलिस अपराधी तक पहुंचने की लीड तलाश रही थी और वीरा के फोन रिकॉर्ड से भी पुलिस ने कुछ और सूचनाएं जोड़ी थी। सर, हत्या वाले दिन वीरा को इस नंबर से 2 बार कॉल हुए। पहला 3:10 को और दूसरा 3:50 को, और 3:40 को वीरा ने भी इस नंबर पर कॉल किया था। किसका नंबर है ये? सर, ये फेक आईडी देकर खरीदा गया नंबर है और हत्या वाले दिन से बंद है। सर, मैंने वीरा के पिछले 4 महीने के कॉल रिकॉर्ड चेक किए तो पता चला कि गोपाल सक्सेना के नंबर से उसको अक्सर कॉल होते थे। मैंने उसका एड्रेस पता किया तो पता चला कि वो उसी कॉलोनी में रहता था जहां पर 4 महीने पहले तक वीरा रहती थी। क्या नाम बताया तुमने? सर, गोपाल सक्सेना। GOP NA, GOP NA, गोपाल सक्सेना। राकेश, कुरियर बॉक्स के टुकड़ों पर जो अल्फाबेट मिले थे उससे तो यही नाम सामने आता है, गोपाल सक्सेना। पता करते हैं कौन है, क्या करता है और ये बॉम्ब बनाने से इसका क्या कनेक्शन हो सकता है। गोपाल सक्सेना से जुड़े कुछ खुलासों ने गोपाल को इस केस का प्राइम सस्पेक्ट बना दिया। क्या कर रहा है भाई?
गोपाल सक्सेना को बुलाइए। जी वो तो घर पे नहीं है, लेकिन आप पूरे घर की तलाशी लो। जी कटे सामने से। सर, लेकिन बात क्या है? गोपाल ने ऐसा किया क्या है? वीरा को जानती हैं आप? वीरा, हाँ, सोनाली की बहन जिसका मर्डर हुआ। हमें शक है कि वीरा का मर्डर गोपाल ने किया है। नहीं सर, आपको कोई गलतफहमी हुई है। केमिस्ट्री का प्रोफेसर है ना आपका बेटा। जो बॉम्ब वीरा के पास भेजा गया था वो आपके बेटे के लिए बनाना बहुत आसान है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, मेरा गोपाल ऐसा नहीं है। और वीरा तो उसकी बचपन की दोस्त है, वो उसको क्यों मारेगा? सर, बॉम्ब से रिलेटेड कोई भी सामान यहाँ नहीं मिला। मैंने बोला ना सर, आप बेकार में गोपाल पर शक कर रहे हैं। सर, सिर्फ गोपाल सक्सेना ही नहीं बल्कि गोपाल सक्सेना का भाई प्रवीण सक्सेना भी वीरा को कॉल करता था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अपने पेरेंट्स का घर छोड़ने के बाद वीरा ना तो अपने पेरेंट्स के टच में थी और ना ही सोनाली के। गोपाल वीरा की बहन सोनाली से शादी करने वाला था। जब वीरा के घर वाले ही उसके टच में नहीं थे तो ये दोनों भाई वीरा से इतनी बातें क्यों कर रहे थे? पता करो, इन दोनों भाइयों का वीरा से मिलना जुलना भी था क्या? सर, हाँ सर, ये दोनों अक्सर वीरा को मिलने को आते थे। ये दोनों साथ में आते थे? नहीं नहीं सर, कभी ये आते थे कभी ये आते थे, दोनों साथ में कभी नहीं आए। साहब, इन दोनों को यहाँ तो कई बार देखा पर इन दोनों को एक साथ कभी नहीं देखा साहब। अच्छा, उस दिन जो कुरियर लेके आया था इनमें से कौन था? याद नहीं साहब, अच्छे से देख नहीं पाया था। वीरा के अतीत से जो दो नाम सामने आए थे उनसे वीरा का करीबी रिश्ता था। गोपाल और प्रवीण वीरा को बचपन से जानते थे, लेकिन वीरा की अपने माता पिता और छोटी बहन सोनाली से कोई बातचीत नहीं थी। लेकिन वीरा, सोनाली, गोपाल और प्रवीण के रिश्तों में ऐसी कई वजहें थी जिनका खुलासा होना अभी बाकी था। और प्रवीण और गोपाल की मां इस बात से हैरान थी कि पुलिस उसके दोनों बेटों को वीरा मर्डर केस में सस्पेक्ट मान रही थी। हाँ सर, दोनों भाई बचपन से वीरा को जानते थे, वो दोनों वीरा से मिलते थे। उसका मतलब ये तो नहीं हुआ ना कि उन्होंने ही वीरा को मारा है? मारा नहीं तो दोनों अचानक गायब क्यों हो गए और दोनों ने फोन क्यों बंद कर रखा है? मैं खुद परेशान, मुझे नहीं पता। सर, अभी भी इंफॉर्मेशन आई है कि प्रवीण का फोन गुरुग्राम में बंद हुआ था और गोपाल के फोन की लास्ट लोकेशन धोला कुआं की थी। इन दोनों एरियाज में अपनी टीम्स भेजो और उन्हें कहो पूरा एरिया छान मारे। सर, पुलिस को गोपाल और प्रवीण की तलाश थी और गोपाल के फोन की लास्ट लोकेशन पर मिली गोपाल की बाइक और आसपास मिले खून के धब्बों ने इस केस को कई और घुमावदार सवालों में उलझा दिया। सर, कोई बॉडी नहीं मिली यहाँ पर, लेकिन सर जिस तरीके से यहाँ पर खून है और हेलमेट गिरा पड़ा है, लगता है कुछ कांड हुआ है यहाँ पर। प्रवीण की लोकेशन स्टेटस का क्या हुआ? अभी तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। फोरेंसिक से कहो ये ब्लड सैंपल ले और अगर गोपाल की कोई पुरानी मेडिकल रिपोर्ट मिलती है तो उसे मैच करके देखें। सर, पुलिस गोपाल तक पहुंचने के सिरे तो नहीं जोड़ पाई, लेकिन जल्द ही प्रवीण की तलाश खत्म हो गई। कौन? प्रवीण, उठाओ इसे। लॉकअप में उतारते तेरी। चल चल। आया तुझे होश या उड़ाऊं तेरे तोते? सर मैं नॉर्मल हूँ सर, होश में हूँ सर। मैंने ड्रग्स नहीं लिए, सिर्फ थोड़ी सी बियर पी थी सर। ये चोट कैसे लगी? क्या कांड किया? मैंने कुछ नहीं किया सर, ये थोड़ा सा सर नशे में गिर गया था। उतारूं तेरा नशा? फोन क्यों बंद करके बैठा था? सर फोन की बैटरी चली गई थी सर। वीरा के घर क्यों जाता था तू? तेरा अफेयर था उससे? सर मेरी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ सर। वीरा मुझे सिर्फ अपना अच्छा दोस्त मानती थी सर। दिल तो उसने अपना गोपाल को दे रखा था, लेकिन गोपाल ने उसको धक्का दिया सर, सोनाली के लिए वीरा को छोड़ के। गोपाल कहाँ है? सर मुझे नहीं पता सर। गोपाल कहाँ है? सर मैं कसम से बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता गोपाल कहाँ है। वीरा को किसने मारा? तूने? यहाँ सर मैंने वीरा को नहीं मारा सर, और गोपाल में भी इतना बूता नहीं है कि वो उसको मार सके। वीरा के घर वाले ही सर उसके दुश्मन थे। वीरा के घर वालों का बस चलता तो वो कब का उसे मार देते सर। क्यों? उस प्रवीण की बात कर रहे हैं आप? उस पर तो मोहल्ले वाले भी यकीन नहीं करते, खुद उसकी मां यकीन नहीं करती सर, और आप उस पर भरोसा करके मुझ पे शक कर रहे हैं? सर एक नंबर का झूठा है, अय्याश है वो। पर रावत साहब, वो तो आपको अय्याश बता रहा है।
नहीं बताया, नहीं बताएगा, नहीं बताएगा सर मुझे मत मारो सर, अगर मारना है तो उस कमीने उसके बाप को मारो जो उसे मोलेस्ट करता था सर। वीरा का बाप उसे मोलेस्ट करता था? जी सर। ये बात तुझे किसने बताई? वीरा ने? नहीं सर, मैंने अपनी आंखों से वो हकीकत देखी थी सर। वीरा, वीरा तू ठीक है ना? ठीक है ना? ठीक है ना? क्या हुआ? हवाइयां उड़ गई? उसकी इतनी मजाल कि वो मुझ पर ऐसे वाहियात और झूठे इल्जाम लगा रहा है। उसके इल्जाम सच्चे हैं या झूठे ही तो वीरा ही बता सकती थी, लेकिन वीरा तो इस दुनिया में है नहीं। इसलिए आप ही बताइए संजय साहब, वीरा के घर छोड़ के जाने की असली वजह यही थी? इंस्पेक्टर साहब, वो 2 साल की थी जब मैं उसे अपनी बेटी बनाकर घर लाया था। मैं इतना गया गुजरा भी नहीं हूं जितना आप सोच रहे हैं। जरा सोचिए, अगर ये वजह होती तो मेरी बेटी, मेरी पत्नी मुझे माफ कर देती। सर खोट खुद प्रवीण में है, वो बिना वजह हम पर आरोप लगा रहा है। वो आप पे आरोप क्यों लगाएगा? बार बार पूछने पर भी वो यही बोल रहा है कि वीरा के साथ ये सब हुआ है। सर खोट वीरा दीदी में भी था। प्रवीण जैसा बोल रहा है ऐसे पापा बिल्कुल भी नहीं है। साफ साफ बोलो, क्या कहना चाहती हो? सर बात यह है कि वीरा दीदी अडॉप्टेड थी और जब उसे ये बात पता चली तो वो इनसिक्योर हो गई। उसे लगा पापा से मुझसे प्यार करते हैं तो किसी ना किसी तरीके से उनका अटेंशन पाना चाहती थी। और जब उस रात मम्मा घर पर नहीं थी तो मैंने देखा कि ओहो, किसी को पता नहीं चलेगा। टेंशन लेने की क्या बात है? कैसी बातें कर रही हो तुम? यहाँ सिर्फ तुम और मैं हूँ और कोई भी नहीं। देखना कितना मजा आएगा। हाँ, मैं कह रही हूँ ना। क्या? पागल मैं नहीं, पागल तो आप हो जाओ। निकल, मैं कहता हूँ निकल यहाँ से। सर मुझे नहीं पता प्रवीण उस रात का क्या मतलब निकाल रहा है, पर इतना जरूर जानती हूँ कि वीरा ने उसे जरूर झूठी कहानियां बना के सुनाई हैं। प्रवीण भी कोई दूध का धुला नहीं है, वो भी हमसे अपना बदला ही ले रहा है। किस बात का बदला? सर प्रवीण मुझसे शादी करना चाहता था, पर मेरी गोपाल से सगाई हो चुकी है और मैं गोपाल से शादी करना चाहती हूँ। वो तरह तरह के तरीके ढूंढता था हमारी शादी तोड़वाने के। गोपाल और वीरा के बीच में रिश्ता कैसा था? ये गोपाल वीरा से? सर गोपाल वीरा का सिर्फ दोस्त है। गोपाल मुझसे प्यार करते हैं। लेकिन गोपाल तो वीरा से सगाई के बाद भी मिलता था। सर क्योंकि वीरा दीदी उसे बुलाती थी और गोपाल उन्हें सिर्फ दोस्त मानता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। मेरी और गोपाल की शादी होने वाली है। लेकिन गोपाल अपने घर पे भी नहीं है, उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ है। गोपाल है कहाँ? मुझे भी नहीं पता, इस बात की तो फिक्र मुझे भी हो रही है कि प्रवीण ने उसे भी नुकसान ना पहुंचाया हो। क्या कर रहा है भाई? इनमें से कौन सच्चा है कौन झूठा है उसका तो कोई एविडेंस नहीं है, बट आई एम श्योर राकेश, वीरा की हत्या का गोपाल से कोई ना कोई लेना देना है। सर मुझे लगता है इन सबके पीछे सर, गोपाल की बाइक के पास जो ब्लड ड्रॉप्स मिले थे वो गोपाल के पुराने मेडिकल रिपोर्ट मिल के ब्लड सैंपल से मैच करते हैं। अगर वो खून गोपाल का है तो गोपाल पर अटैक कौन करवा सकता है? गोपाल कहाँ है? गोपाल कहाँ है? मुझे क्या पता, जब मैं गया था तब यही तो था। और ये रावत जी पर क्या आरोप लगाए तूने? तू बोलेगा कुछ? चाहता क्या है तू? तू क्या समझता है तेरे ये सब करने से सोनाली तुझसे शादी कर लेगी? मैं तो चाहता हूँ कि वो गोपाल से भी शादी ना कर सके। एक नंबर की लोमड़ी है वो। प्रवीण तू माँ हमेशा मुझ पे क्यों गुस्सा करती हो? गोपाल मेरा भाई है, मैं जो भी करता हूँ उसकी भलाई के लिए करता हूँ। खैर मुझे नहीं पता कि आप ये बात कभी समझ पाएंगे या नहीं। ढूंढ के लाता हूँ आपके लाडले को। अब तक पुलिस गोपाल को वीरा मर्डर केस का प्राइम सस्पेक्ट मान रही थी, लेकिन गोपाल की हत्या ने पुलिस की थ्योरी बदल दी। गोपाल का मर्डर इस तरह इशारा करता है कि गोपाल के नाम का सिर्फ इस्तेमाल किया गया वीरा तक वो कुरियर पहुंचाने के लिए। शायद जिस इंसान ने वीरा को मारा उसी ने गोपाल को मारा, क्योंकि गोपाल का वीरा को मारने का कोई मोटिव नजर नहीं आ रहा। सर प्रवीण का भी वीरा से मिलना जुलना था, हो सकता है उसने खुद पे शक को दूर करने के लिए वीरा के घर वालों पे एलिगेशन लगाया। नहीं राकेश,
प्रवीण का भी वीरा को मारने का कोई मोटिव नजर नहीं आ रहा। और अगर मान लें कि प्रवीण के एलिगेशन सही हैं, तो वीरा के घर वालों का वीरा को मारने का मोटिव और स्ट्रांग हो जाता है। वीरा और गोपाल, इनसे जुड़े जितने भी लोग हैं उनकी हर एक डिटेल निकालो। कॉल रिकॉर्ड्स, मेल बॉक्स, सोशल नेटवर्किंग प्रोफाइल, लेन देन, सब कुछ अच्छे से खंगालो। सर, ये केस हर पड़ाव पर नई चुनौतियां सामने रख रहा था। सस्पेक्ट कई थे, लेकिन पुलिस ऐसे सबूत जुटाना चाहती थी जो अपराधी को बचाव का मौका ही न दे। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान गोपाल से जुड़े एक और अपराध का जिक्र सामने आया। सर, पिछले 6 महीने तक गोपाल गुड़गांव के एक जेनेट इंस्टीट्यूट में केमिस्ट्री टीचर था। करीब 10 महीने पहले गुड़गांव में उसके ऊपर एक जानलेवा हमला हुआ। गोपाल पे जो हमला हुआ उसकी पुलिस कंप्लेंट भी करवाई गई थी। ये रही उसकी एफआईआर कॉपी। लेकिन सर, ये केस अनसॉल्व रहा क्योंकि क्रिमिनल से जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन ना तो गोपाल दे पाया और ना ही घटना के चश्मदीद। ये एफआईआर किसी हेरी सिंह ने करवाई थी सर। लेकिन गोपाल की फैमिली ने तो इस अटैक के बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया। गोपाल ने ये एक्सीडेंट के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। गोपाल 2 हफ्ते तक गुरुग्राम के एक हॉस्पिटल में एडमिट था, आपको ये भी नहीं पता? नहीं सर, इसके बारे में भी उसने मुझे कुछ नहीं पता। हैरी सिंह को जानती हैं आप? हाँ, गुरुग्राम में वो उसका रूममेट था। दोनों एक ही बैच के थे, एक ही जगह काम करते थे। गोपाल और हैरी दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन गोपाल के दिल्ली जाने के बाद एक रोड एक्सीडेंट में हैरी की टांग कट गई। इस एक्सीडेंट के बाद वो अपने होम टाउन शिफ्ट हो गए। कहाँ का रहने वाला है हैरी? अलवर। एड्रेस तो होगा आपके पास? जी, 1 मिनट। हैरी। जी बोलिए। सर, गोपाल मेरा दोस्त ही नहीं, मेरा टीचर भी था। उसने हमेशा मुझे गाइड किया। गोपाल पर करीबन 10 महीने पहले गुड़गांव में कोई जानलेवा हमला हुआ था? जी हाँ, पूरी रात उसको होश नहीं आया था और अगली सुबह जब मैं उससे मिला तो उसने मुझसे प्रॉमिस लिया कि मैं उसकी माँ को कुछ ना बताऊं। वो उन्हें दुखी नहीं करना चाहता था। किसने करवाया होगा वो अटैक? सर, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, उस हादसे से पहले वो काफी डिस्टर्ब रहता था। क्यों? उसकी सगाई टूट गई थी। सगाई टूट गई थी? किससे? वीरा से? वीरा से नहीं सर, वीरा की सिस्टर सोनाली से। पर सोनाली से उसकी सगाई तो अभी हुई है, 1 महीना पहले। क्या उसने फिर से सोनाली से सगाई की थी? फिर से मतलब? सर, मेरे सामने भी गोपाल और सोनाली की 2 बार सगाई हुई थी, लेकिन दोनों बार ही सगाई टूट गई। वो बेचारा सोनाली को सच्चे दिल से चाहता था, लेकिन सोनाली हर बार कोई ना कोई रीजन देकर उससे रिश्ता तोड़ लिया करती थी। तुम मेरी कोई बात क्यों नहीं सुनते हो? मैं कुछ कहती हूँ, कुछ करते तुम। सोनाली, तुम ओके, सोनाली, तुम मेरी बात का गलत मतलब निकाल रही हो। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इंसान के पास अगर 6 की बजाय 4 ड्रेस हो तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है इससे गोपाल, इससे ये फर्क पड़ता है, पता चलता है कि तुम अपनी फैंसी के शादी से पहले खर्चे नहीं उठा सकते और शादी के बाद तुम मुझसे रोक टोक करोगे। प्लीज मुझसे बात मत करो। सोनाली, तुम मुझे गलत सोनाली, लिसन। उसके बाद सोनाली ने गोपाल से रिश्ता तोड़ दिया, लेकिन कुछ ही महीनों के बाद उन्होंने फिर से सगाई कर ली। सोनाली, I'm sorry, मैंने जानबूझ के। What do you mean मैं जानबूझ के गोपाल? अभी अपनी फियांसे का वेट नहीं उठा सकते तुम।
शादी के बाद अपनी बीवी की प्रॉब्लम्स कैसे हैंडल करोगे? तुमसे कुछ नहीं होगा। सोनाली मेरी बात सुनो। कोई बात नहीं सुनी गोपाल। सोनाली मेरा पैर फिसल गया था सोनाली। सर इतनी छोटी सी बात पर सोनाली ने फिर से गोपाल से रिश्ता तोड़ दिया, और मैं तो हैरान हूं जानकर कि गोपाल ने तीसरी बार सोनाली से सगाई क्यों की। सोनाली और गोपाल की सगाई बार बार टूटने की वजह वाकई में सोनाली का नखरा ही था या फिर कोई और वजह थी? सर कहीं ये वजह वीरा से तो नहीं जुड़ी थी? वीरा की हत्या में सोनाली से जुड़ी इंफॉर्मेशन को खंगाला गया और इन सारे खुलासों ने इस केस में कई और एंगल खड़े कर दिए, और वीरा और सोनाली से जुड़े एक राज ने इस केस को एक नई दिशा दी। सर वीरा के घर छोड़ने के दौरान सोनाली ने वीरा को एक मेल भेजा था, ये देखिए सर। अगर तुमने मेरा सीक्रेट गोपाल को बताया तो मैं तुम्हारा सीक्रेट सबको बता दूंगी। हो सकता है राकेश कि सोनाली वीरा को संजय और वीरा के रिलेशन के बारे में वार्न कर रही थी, पर सोनाली का ऐसा कौन सा सीक्रेट था जो वीरा जानती थी? कहीं ये सीक्रेट ही तो वीरा की मौत का कारण नहीं बना? सर सोनाली के कॉल रिकॉर्ड चेक किए तो एक नंबर सामने आया जिसकी सोनाली से अक्सर बात होती थी, और गोपाल के मर्डर के बाद से तो इन दोनों के बीच काफी बातें हो रही हैं। किसका नंबर है? सर मैंने कुछ नहीं किया सर। मैंने किसी को नहीं मारा सर। रोहित बेटा तूने गोपाल को 10 महीने पहले भी जान से मारने की कोशिश की थी, जब गोपाल और सोनाली की पहली बार सगाई हुई थी। सर मेरा रोहित के साथ कोई अफेयर नहीं था, वो मेरा सिर्फ दोस्त है। लेकिन ये भी सच है कि तुम गोपाल से शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए 2 बार उसे सगाई तोड़ी, तीसरी बार नहीं तोड़ पाई तो रोहित के साथ मिलकर गोपाल का मर्डर कर दिया। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं सर। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता सर। तो 18 अगस्त 2015 को दिल्ली से गुरुग्राम क्या करने गया था तू? सर मुझे तो ये भी नहीं पता कि गोपाल पर पहला हमला कब हुआ, तो आप कैसे कह सकते कि रोहित ने मेरे कहने पर उसे मारने की कोशिश की, जबकि मैं रोहित को इतने अच्छे से नहीं जानती। अगर तुम रोहित को इतने अच्छे से नहीं जानती तो तुम्हारे नाम से दिए हुए गिफ्ट रोहित के घर कैसे पहुंचे? सब बता दो सर। सब बता दो सर। जो सच है वो बता दो, वरना हमें उगलवाना आता है। बोलो। सर था मेरा अफेयर रोहित के साथ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गोपाल से प्यार नहीं करती थी। तो तुम्हारा अफेयर शादी के बाद भी चलने वाला था? नहीं सर, बस मैं गोपाल को लेकर श्योर नहीं थी, और मैं रोहित को भी नहीं खोना चाहती थी। सोनाली मुझे और गोपाल को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी, लेकिन उसने गोपाल को चूज किया और उससे सगाई कर ली। सर मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए मैंने गोपाल को रास्ते से हटाने के लिए उस पर अटैक किया था। सोनाली ने 2 बार गोपाल से सगाई तोड़ने के बाद भी तीसरी बार भी उसे ही चूज किया, इसलिए क्या कर रहा है भाई? सोनाली ने कभी मुझे गोपाल का मर्डर करने के लिए नहीं कहा। पर वीरा का मर्डर करने के लिए तो बोला होगा ना? नहीं सर, वो वीरा को क्यों मरवाएगी? क्योंकि वीरा को पता चल गया था कि गोपाल से सगाई के बावजूद तुम रोहित से चक्कर चला के बैठी हो। तो ये सच है कि वीरा को मेरे और रोहित के बारे में पता चल गया था, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैंने रोहित से वीरा और गोपाल के मर्डर की बात की थी। रोहित ने मान लिया कि उसने गोपाल को मारा, और अगर रोहित ने वीरा को भी मारा होता तो वो ये भी कबूल लेता। और दूसरी तरफ सोनाली भी कह रही है कि उसने वीरा को नहीं मारा। तो सर अगर ये दोनों ही वीरा के मर्डर में शामिल नहीं है तो ऐसा कौन हो सकता है जो वीरा को मारने के लिए घर में बम बना के भेजे? वीरा को जिस कुरियर में विस्फोटक भेजे गए थे उसके ऊपर गोपाल का नाम लिखा हुआ था, लेकिन गोपाल का वीरा को मारने का मकसद नजर नहीं आ रहा। लेकिन ये बात तय है कि हत्यारा वीरा और गोपाल दोनों को जानता था, और गोपाल को फंसाना उसकी चाल थी, और उसके पास वीरा को मारने का मकसद स्ट्रांग होना चाहिए। इस मकसद का राज जरूर वीरा के अतीत में छुपा है, और इस अतीत में पिछले 4 महीने नहीं, 4 महीने से पहले के भी कई राज दफन हो सकते हैं। सारी दुनिया थू थू कर रही है तेरे नाम पे,
गोपाल से तेरी शादी होने वाली है और एक और लड़के से चक्कर चल रहा है तेरा। पापा मैं अपना देख लूंगी, आप अपने से मतलब रखो ना। अरे बाप से जबान लड़ाती है तू, बदतमीज। पापा अगर मेरा मुंह खुला ना तो ये दुनिया वाले आपको जूते भिगो भिगो कर मारेंगे। सोनाली सच कह रही हूँ माँ, आपको कुछ नहीं पता। इनको मैंने पुलिस वालों से नहीं आपसे भी बचा के रखा है, क्योंकि सच तो ये है कि उस रात आपके पति परमेश्वर ने दीदी के साथ बदतमीजी की थी, ना कि दीदी ने इनके साथ। सोनाली! वीरा का एक पुराना नंबर था जिस पे हैरी सिंह अक्सर कॉल करता था, और 4 महीने पहले तक वीरा का एक पुराना ईमेल आईडी भी था। उसका मेल बॉक्स हैरी सिंह के मेल से भरा हुआ है। क्यों हरी बाबू, बॉम्ब घर में ही बना लेते हो? मैं कुछ दिनों के लिए गोपाल के घर गया था, वहीं मेरी मुलाकात वीरा से हुई। वीरा को देखते ही मुझे उससे प्यार हो गया था। धीरे धीरे हमारे बीच में बातचीत शुरू हुई और फिर दोस्ती हो गई, और एक दिन मैंने उसे प्रपोज कर दिया। लिसन वीरा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो। आई लव यू। आई एम सॉरी हैरी, पर मैं किसी और से प्यार करती हूँ। किससे? गोपाल से। लेकिन सर गोपाल उससे प्यार नहीं करता था। वीरा, मैं तुम्हारे फीलिंग्स की कदर करता हूँ, लेकिन तुम जानती हो मैं सोनाली से शादी कर रहा हूँ। देखो वीरा, अगर तुम मुझे अच्छा दोस्त मानती हो तो प्लीज हैरी को हाँ कह दो, ये तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। वीरा ने मुझे हाँ तो नहीं कहा, लेकिन अक्सर हमारी बातें होने लगी, और एक दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद मैंने वीरा को कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका फोन ही नहीं लगता था, और न ही वो मेरे मेल्स का जवाब दे रही थी। फिर मुझे लगा शायद मेरे अपाहिज होने की वजह से उसने मुझे छोड़ दिया है। मैं बहुत टूट गया था सर, मैंने सबसे कांटेक्ट खत्म कर दिया। और फिर मैंने डिसाइड किया कि अगर उसे मेरे इमोशंस की ही कदर नहीं है तो उसे सजा मिलेगी। हेलो मैम, वीरा रावत बोल रही हैं? जी, आप कौन? मैडम, आपका कोरियर लेकर आया। और संजय रावत, उसे क्यों मारा? क्योंकि वीरा की मौत के बाद मुझे पता चला कि उसका बाप संजय रावत उसे मोलेस्ट करता था, जिसकी वजह से परेशान होकर उसने अपने सारे कॉन्टैक्ट्स खत्म कर लिए थे। और शायद यही कारण रहा होगा कि उसने मुझसे भी कांटेक्ट खत्म कर दिया। अब मैं अपनी गलती तो नहीं सुधार सकता था, तो वीरा की आत्मा को शांति देने के लिए मैंने उसके बाप को ही मार दिया।
अगर तूने वीरा की चुप्पी का सही मतलब निकाला होता और ये जानने की कोशिश की होती कि वो ऐसा क्यों कर रही है, तो संजय रावत को उसके किए की सजा मिलती और वीरा आज जिंदा होती। कई बार झूठ हम पर इतना हावी हो जाता है कि सच की अहमियत ही खत्म हो जाती है। लेकिन जब आंखों से झूठ की पट्टी खुलती है तो कभी कभी हमारा पछतावा भी श्राप बन जाता है। गोपाल रुको ना, वीरा आजा पकड़ मुझे। गोपाल रुको ना, गोपाल रुको ना प्लीज गोपाल। अरे वीरा धीरे बेटा, अरे गिरना नहीं। बढ़ती उम्र के साथ अपनी मासूमियत को संभाले रखना आसान नहीं होता, क्योंकि हमें ये गलतफहमियां जकड़े रहती हैं कि दुनिया में भोलापन नहीं चालाकियां बिकती हैं। और बढ़ती उम्र के साथ कभी कभी हम इतना बदल जाते हैं कि हमें इंसानियत एक टूटा खिलौना और ईमानदारी एक झूठ लगता है। वीरा ने जो मासूम सपने देखे थे उन पर ग्रहण लगाने वाला खुद वो बाप था जिसकी उंगलियों को वीरा ने अपने भविष्य की डोर समझकर थामा था। वीरा को हर रिश्ता मिला लेकिन उसकी उम्मीदों को उड़ान नहीं मिली। गोपाल के प्यार को उसने अपनी जिंदगी की वजह तो बनाना चाहा, लेकिन उसकी नियति ने उसकी आशा को निराशा से भर दिया और एक सरफिरे आशिक ने उससे उसकी जिंदगी भी छीन ली। इस बात का हम सिर्फ अफसोस ही कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यह होगा कि हम इतने सतर्क जरूर हों कि हमारे आसपास कोई संजय रावत या कोई हैरी सिंह किसी मासूम को अपने अपराध का शिकार न बना पाए। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। नवीन लग्न झालंय का? 4 महिने पूर्ण झाले. खूप छान. काय नाव आहे? हमारे में इनका नाम नहीं लेते. अगं बाई नको सांगू, खूप लाजतेस हा? पहले तो मेरे परिवार वाले मान नहीं रहे थे, पर इन्होंने मना लिया. अभी मैं इन्हीं के ही घर जा रही हूँ पहली बार. बरं आहे. किसी भी जुर्म की कहानी की शुरुआत जुर्म होने के साथ या उसके बाद होती है। उन वजहों को जानने की कोशिश करें जो आम आदमी को अपने मन में जागे हुए जुर्म के ख्याल को अमली जामा पहनाने की ताकत देती हैं, उसे मुजरिम बना देती हैं। हाँ ठीक है, मैं भी चलूंगा आपके साथ. हाँ चलो आप. नंदू काका, नंदू काका, नंदू काका. अरे काय झालं वरडायला? उमेश भाऊ, निलेश भाऊ. क्या हुआ उनको? तुम्ही लवकर चला था. चल चलो जल्दी. चलो बाबा चल जल्दी. निलेश, उमेश, 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 निलेश, 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 उमेश, उमेश, उठना रे, उठो, अरे उठाओ इनको उठाओ. ये दोनों बेटे तुम्हारे? हाँ साहब, दोनों बेटे मेरे, और दोनों ही एक साथ. अरे देवा. क्या इनका? साहब वो बड़ा है ना, उसका नाम उमेश है और ये छोटा नीलेश. क्या करते थे दोनों? ये उमेश नासिक में नौकरी करता था और ये नीलेश यहाँ गांव में मेरे साथ खेती. अब कुछ दिनों में मैं मेरी खेती का बंटवारा करने वाला था, उन दोनों को दे देने वाला था, पण बघा काय झालं. किसी से कोई दुश्मनी? किसी की दुश्मनी नहीं थी हमारे साथ, न मेरी न मेरे बच्चों की. मोबाइल तो होंगे ना दोनों के पास? हाँ साहब. नंबर याद है? नहीं साहब, घर पर लिख कर रखा है. घर में नंदन और उसके इन दोनों के अलावा बड़े वाले की बहू नीता भी साथ में रहती साहब. बाप बेटों की उनके साथ बनती नहीं थी, आपस में लड़ते रहते थे. इसीलिए तो पिछले 1 साल से उमेश नासिक में पड़ा हुआ था. नंदन की घरवाली भी उन्हीं के साथ रहती है. सबको भाई, वो नंदन की भी.
उसका होना ना होना एक ही बात है। मामूली सा बुखार था, आज तक उठ नहीं पाई। बाप बेटों में जम नहीं रही थी। पिछले कुछ समय से मामला पंचायत तक आ गया। सरपंच जी, खेती और जमीन तो बढ़ाने के लिए होती है ना, और मेरे पास ऐसी कितनी जमीन है, अगर वही बेच दूं तो मेरे लिए इस गांव में बचेगा क्या? मतलब हम नहीं बचेंगे तो चलेगा, लेकिन खेती चाहिए इनको। खेती काय छाती वरती बांधून घेऊन जाणार काय तुम्ही? आता बोला। 2 साल हो गए, बारिश हुई नहीं, पण शेतातनं तरी काय येतं आता आपल्याला? मेरी बात सुन ले, ये बेटे लोग जो बोलते हैं ना वो करो। वो बोलते हैं खेत बेचना है बेच दो और उन्हें उनका हिस्सा दे दो। अगर आप लोगों को लगता है तो बेचो, ढूंढो खरीददार। पांडुरंग हरि वासुदेव हरि। काहे दादा, और कितना टाइम लगेगा? आधा घंटा और। जल्दी करिए दादा। बहुत जल्दी है तुझे जाने की? हाँ, अरे बस। एक विचारू का? हाँ। तेरी लगन को 4 महीना हुआ है और अभी तू पहली बार सासरे जा रही है, असं कसं? मेरे घर वालों की तरह भी इनके घर वाले हमारी लगन को तैयार नहीं थे। इनके घर से तो कोई भी नहीं आया हमारी लगन पे, और इसी बात पे इन्हें बहुत गुस्सा आ गया। बोले कि अब तो मैं तुम्हें जब भी उस घर में ले जाऊंगा जब तक कि सारे लोग आके तुमसे माफी ना मांग ले। तो कोई आया फिर माफी मांगने? नहीं, पर मैंने भी सोचा कि घर के लोगों के रिश्तों के साथ ऐसे गांठ बांध के रहना क्यों। अगर मैं ही चली जाऊंगी तो छोटी थोड़ी हो जाऊंगी, इसीलिए मैं इन्हें बिना बताए जा रही हूँ। और वैसे भी इन्होंने अपने बाबा से बात करी है खेत बेचने की। ये अपना हिस्सा लेकर इधर आ जाएंगे, और एक बार खेत बिक गया तो फिर कहाँ जाना होगा गाँव। तो खेत बिक गया है या बिकना बाकी है? अभी नहीं। पन का है? चलो चलो भाई चलो। सर, उमेश और नीलेश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट के हिसाब से दोनों की मौत पानी में डूबने से हुई थी, और मरने से पहले दोनों ने काफी अच्छी मात्रा में शराब पी रखी थी। सर, क्या हो सकता है पिलाई गई हो? हाँ सर, ऐसा हो सकता है। पहले किसी ने उन्हें शराब पिलाई हो, और जब दोनों होश में ना रहे हो तो दोनों के हाथ बांधकर कुएं में धकेल दिया। लेकिन सर, हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से दोनों की दूर दूर तक किसी से दुश्मनी नहीं थी। सरपंच ने तुम्हें यही बताया था कि नंदन अपने खेत को बेचना नहीं चाहता था? हाँ सर। हो सकता है यही कारण हो कि उसने अपने बेटों को मारा हो। लेकिन सर, एक बाप अपनी जमीन बचाने के लिए अपने 2 जवान बेटों का खून कर सकता है, क्योंकि जिस दौर में हम जी रहे हैं ना, वहां कुछ भी हो सकता है। बहुत झगड़े चल रहे थे तुम में और तुम्हारे बेटों में, आखिर वजह क्या थी? वो दोनों जमीन बेच के अपना अपना हिस्सा चाहते थे। देखा जमन है? साला इस घर में तो आदमी को 2 पढ़ाई का भरपेट खाना भी नहीं मिलता है। पर इसमें मेरी क्या गलती? वो नीलेश भाऊ दासू भाऊ को लेकर आ गए थे, उन्होंने भी खाया इसलिए खाना कम पड़ गया था। बस मेरी क्या? एकदम चुप। खबरदार, उसके ऊपर हाथ उठाया तो तेरी बीबी है ना। ये तेरा क्या रोज का नाटक चल रहा है रे? मेरी लुगाई है, मैं चाहे जो करेगा। आपको क्या लेना देना इससे? कितनी बार बोला है ये घर बेचो, जमीन बेचो, मेरे हिस्से का पैसा दो और छुट्टा करो, लेकिन नहीं, आपको तो मरने के बाद इसे छाती पर लेकर जाना है। तेरा दिमाग सटक गया है क्या रे? अरे घुमा फिरा के जमीन पर आता है। वो जमीन मैं बेचने वाला नहीं हूँ, मरने के बाद छाती पे लेके जाऊंगा। क्या करेगा तू? काय करणार रेस तू? नहीं, काय करणार? काय करणार? उनको अपना धंधा करना था साहब, लेकिन उस जमीन पे मेरा बहुत लगाव था, इसलिए वो जमीन मैं बेचना नहीं चाहता था, और उसी वजह से मुझे ये रास्ता निकाला तुमने अपनी जमीन बचाने का। आपको लगता है मैंने मेरे बेटों को मारा है? क्या बोलता है साहब तू भी? भला एक बाप अपने बेटे को क्यों मारेगा, वो भी जमीन के लिए? इस नंदन पर नजर रखो। जी सर। ये कौन है? सक्कू भाई, नंदन की बीवी। ऐसे ही पड़ी है 7 सालों से बिस्तर पर। इसका ख्याल कौन रखता है? खुद नंदन सर। सर, किसी सुरेश बड़वे का प्रिस्क्रिप्शन लग रहा है, जिससे सक्कू भाई का इलाज चल रहा है। इसी गांव का लगता है सर। चल तो सकती नहीं है, तो इलाज कैसे चल रहा है? डॉक्टर बड़वे खुद आके इसका इलाज करते हैं, हफ्ते में 2 दिन।
कितने बच्चे हैं आपके? अब उसको बच्चा क्यों नहीं हो रहा ये मेरे को कैसे पता होगा साहब, लेकिन हाँ वो बेचारी बहुत कोशिश करती थी कि उसकी गोद भरे, इसलिए वो उमेश को रोज टोचन देती थी। चले कुटे अस्पताल। वो डॉक्टर ने कहा था ना कि आपकी कल जांच। तेरे को कुछ नहीं बोला था तो आज तू फिर शुरू हो गई। जांच कराएगी मेरी जांच कराएगी। मैं मर्द नया है नामर्दा है। देवा काय बोलता, वो डॉक्टर ने कहा। बेड़ी हो गई तेरी वो डॉक्टर। बंद कर उसके पास जाना और दोबारा जांच वांच का नाम लिया ना तुम मुंह तोड़ देगा तेरा मैं। समझ ला काय? समझ ला? जांच। इसी कारण उमेश नासिक चला गया नौकरी के लिए। आई करना देखो, अभी भी वक्त है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम दोनों मिलके यहीं पे कुछ कर लेंगे। तू ही इन सारी मुसीबत की जड़ है। तुझसे दूर गए बिना मेरा कुछ नहीं हो सकता, इसलिए जा रहा हूँ। और जिसको जो जो करना है वो करो, बस मला जाऊ दे। हाँ लेकिन साल में 3 बार आया था बस। नीता उमेश काले का इलाज आप ही कर रही हैं? नीता? जी हाँ। क्या हुआ, आपने ऐसे क्यों रेप किया उसको लेकर? पागलपन इंस्पेक्टर, इलाज तो तब होगा ना जब प्रॉब्लम पता चलेगा। मेरे कई बार कहने के बाद भी उसके हस्बैंड कभी आए ही नहीं टेस्ट करवाने, और नीता हर महीने आ जाती थी प्रेगनेंसी टेस्ट करवाने। नीता तुम समझती क्यों नहीं, जब तक तुम्हारे और तुम्हारे पति के टेस्ट नहीं हो जाते मैं कुछ नहीं कर सकती तुम्हारे लिए। मैडम करने वाला तो वो ऊपर वाला होता है ना। आप एक बार चेक तो करो, इस बार मैं पक्का से पेट से होंगी। पिछले 3 महीने से हड़ताल का कड़ा व्रत रख रही थी, और वो भी निर्जला। और सब कहते हैं कि ये व्रत कभी खाली नहीं जाता। थैंक यू। हमें पता चला है कि तुम्हारे पति, देवर और ससुर में कुछ खास बनती नहीं थी। कुछ कहना चाहोगे इस बारे में? तुम्हारे पति ने तुमसे कुछ कहा हो? नासिक जहां वो काम करता था वहां किसी से कोई झगड़ा वगड़ा? उन दोनों को आखिरी बार तुमने कब देखा था? नंदन कहाँ है? वो बाहर है। उमेश साल में सिर्फ 2 या 3 बार गांव आया था, जबकि नीता हर महीने अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कराने जाती थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चे के खातिर उसने किसी से रिश्ता बनाया हो और ये बात उमेश और नीलेश को पता चल गई हो, और इसलिए उसने अपने आशिक के साथ मिलकर उनका खून करवा दिया। सर अगर नीता ने घर से बाहर पाँव निकाला होता तो इस बात की गांव में हवा जरूर होती। बहुत छोटा सा गांव है सर, ऐसी बातें गांव में कहाँ चुपती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि बाहर से कोई अंदर आया हो। एक काम करो कुलकर्णी, नीता के घर में पिछले 1 साल में कौन रेगुलर आता जाता था उसके बारे में पता करो। यस सर। आपसे बात करनी थी डॉक्टर साहब। आप इतने घबराए और बौखलाए हुए क्यों हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं भला क्यों घबराने लगा? बताइए मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। बैठिए आप। थैंक यू। हमें पता चला है कि नंदन काले परिवार के साथ आपके काफी पुराना और गहरा रिश्ता है। पिछले 7 सालों में आप हफ्ते में कम से कम 2 बार उस घर में जाते हैं। जी हाँ, ये बात सही है। दरअसल नंदन की वाइफ सकूबाई का ट्रीटमेंट मेरे अंडर हो रहा है और वो चल फिर नहीं सकती, इसी वजह से मुझे खुद जाना पड़ता है उसे देखने के लिए। आप उस फैमिली के बारे में काफी कुछ जानते हैं, तब तो आप ये भी जानते होंगे कि उमेश की बीवी नीता को बच्चा चाहिए था जो उसे हो नहीं रहा था। जी हाँ, जानता हूँ मैं ये बात। हमें शक है कि नीता के पति के अलावा कोई और भी है जो उसकी चाहत पूरी करने के लिए उसकी मदद कर रहा है। तो आप बताइए डॉक्टर साहब, जवाब दीजिए। आपका उस घर में बड़ा रेगुलर आना जाना था, कहीं वो आप ही तो नहीं? ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? देखिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे इस मामले से दूर रखिए। मैं एक डॉक्टर हूँ और ये एक छोटा सा गांव है, और अगर ये बात यहाँ फैल गई तो आप ये सोच भी नहीं सकते कि मेरी प्रैक्टिस पर इसका क्या असर पड़ेगा। डॉक्टर साहब, ये मामला कोई छोटा मामला नहीं है, दोहरे कत्ल का मामला है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मेरा ना तो उस नीता से कोई रिश्ता है, ना मैंने उन दोनों भाइयों को मारा है, बल्कि परसों रात एक कॉम्प्लिकेटेड केस आ जाने की वजह से मैं अपने घर भी नहीं जा पाया हूँ। आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप
मेरे स्टाफ से पूछताछ करके देख लीजिए। वो तो हम करेंगे ही, आपको बताने की जरूरत नहीं है। चलो। सर आपको क्या लगता है ये डॉक्टर सच बोल रहा है? पता नहीं, लेकिन कुछ तो है जो छुपा रहा है, उस पर नजर रखो। सर हेलो, हाँ माने बोला। अच्छा ठीक। सर नासिक पुलिस का कहना है कि उमेश ने एक कंप्लेंट फाइल की थी। उसका कहना है कि उसके ऊपर किसी ने जानलेवा हमला किया था। हेलो, पुलिस आई थी, अभी गए हैं वो लोग। आने वाले 10 दिन तक कुछ भी नहीं, फोन भी मत करना मुझे, कोई कांटेक्ट नहीं। भाव, आपको उनका घर पता है? आधा घंटे बाद दूसरी बस आएगी, उसमें बैठ के चली जाना, समझ ली ना? पर भाव, भाव सर दासू गोड़के करके एक आदमी है, जमीनों की दलाली करता है। नीलेश के साथ उसकी काफी अच्छी यारी है। जमीन को लेके उसी से बात चल रही है, काफी आना जाना था उनके घर पर। दासू गोड़के, कोई ऑफिस है उसका? हाँ सर। यहाँ तो ताला लगा है। एक काम करो, वहां जाकर पता करो। ऑफिस वाले कह रहे हैं कि ये दुकान परसों से बंद है। फोन नंबर और घर का पता ले लिया है। गुड, चलो चलो। उमेश और नितेश जमीन बेचना चाहते थे और नंदन उसे बचाना। और अगर ऐसा नहीं था और इस जुर्म की वजह नीता थी, तब भी दासू से उसकी करीबी उसके काम आ सकती थी। लेकिन एक सच ये भी था कि जहां नंदन और नीता पुलिस के सामने मौजूद थे, वहां सिर्फ दासू ही था जो फरार था। दासू, तू गांव छोड़कर क्यों भागा? भागा? मी कुठे पळालो साहेब, मैं तो अपनी ससुराल गया था। वहां मेरी बीवी है, उसे बच्चा होने वाला था। कल सुबह फोन आया कि उसके पेट में दर्द हो रहा है, तो मैं तुरंत दुकान बंद करके बस पकड़ के निकल गया साहब। वहां जाने के बाद वहां के पुलिस ने कहा कि आप मुझे ढूंढ रहे हैं, तो मैं तुरंत यहाँ भाग के आया। कल रात को ही मुझे लड़की हुई साहब, आप चाहे तो पता कर सकते हैं। ठीक है, पर एक बात बता, नीता के साथ तेरा क्या चक्कर चल रहा है? उसके घर में तेरा बहुत आना जाना है, वो भी उसके पति के गैरहाजिरी में। ये आप क्या बोल रहे हैं साहब? मैं तो बकरी की तरह मैं क्या कर रहा है? हाँ? उमेश की पत्नी नीता हर महीने डॉक्टर के पास जाती है, ये पता करने के लिए कि वो मां बनने वाली है नहीं। घर से वो बाहर निकलती नहीं, और तेरा उस घर में बहुत आना जाना है, और कुछ ज्यादा ही है। क्या समझे हम लोग इसका मतलब? है नीता के साथ चक्कर है ना तेरा? हाँ, घर आता जाता है तू उसके, और ये चक्कर उमेश को पता चल गया, इसलिए तूने उसको मार दिया, साथ में अपने दोस्त नीलेश को भी। क्या किया तूने उसके साथ? अकेले मारा या नीता भी साथ में थी तेरे? मैंने मारो नीलेश और उमेश को। मेरा रिश्ता था नीता के साथ। ये आप क्या बोल रहे हैं साहब? खाली एक दिन हुआ है साहब मुझे बच्ची होके। उसकी कसम खा के बोलता हूँ साहब, ये सब झूठ है। नीता मेरी बहन की तरह थी साहब। हर भाई बीच के दिन वो मुझे राखी बांधती थी। कोई अपने बहन के साथ रिश्ता बनाता है क्या साहब? और अपने बहन के आदमी को कोई मारता है क्या साहब? मुझे तो यहाँ के पता चला कि उमेश और नीलेश नहीं रहे। सर इगतपुरी पुलिस से कंफर्म हुआ है कि दासू जो कुछ कह रहा था सच कह रहा था। उसे लड़की हुई है सर, उसकी बीवी प्रेग्नेंट थी। कल से वो उसी के पास था सर। अच्छा, नंदन की क्या खबर है? सर उसकी कोई खबर नहीं, लेकिन 24 घंटे के लिए मैंने उसके पीछे एक कांस्टेबल लगा दिया है। सर उसने अभी तक कोई ऐसी हरकत नहीं की जिसकी वजह से उसके ऊपर शक किया जा सके। नंदन अपनी जमीन बेचना चाहता था, और दासू से उसकी ऑलमोस्ट फाइनल डील हो चुकी थी, यानी कि कत्ल का कारण जमीन नहीं है। मुझे लगता है वो ना हो नीता जो बच्चे को लेकर पागल थी, उसका इस मामले से कोई कनेक्शन है। उमेश पर नासिक में हमला हुआ, हो सकता है कि उसके कत्ल के तार नासिक में जुड़े हों। लेकिन सर उमेश के साथ नीलेश का भी कत्ल हुआ, जो कि कभी नासिक गया ही नहीं। हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक काम करो, नासिक पुलिस को कांटेक्ट करो और पूरे मामले की जानकारी लो। हो सकता है कि दोनों मामले एक दूसरे से जुड़े हों। सर उमेश की फोटो लेकर एक औरत उसे गांव में ढूंढ रही है। कौन हो तुम? क्या चाहिए? देखिए, मैं अपने पति को ढूंढ रही हूँ। किसी ने बताया कि वो इसी घर में रहते हैं।
ये देखिए, ये फोटो, ये मेरे पति हैं। आप इन्हें बुला दोगी? क्या बोली तू? तेरा पति? जी हाँ, ये मेरे पति। चुप कर! मेरा पति है ये। अरे 7 साल हो चुके हैं हमारे शादी को और तू बोल रही है तू पत्नी है? ये मेरे पति है। 4 महीने हो गए मेरी शादी को। प्लीज आप इन्हें बुला दीजिए। 1 हफ्ते से घर नहीं लौटे, इसलिए मैं देखने को आई हूँ। तू नहीं मानने वाली थी। रुक, तुझे अभी बता। देखिए मैं सच बोल रही हूँ। तू बीच में मत बोल। मैं बीच में बोलूंगा? वो क्या बोलना चाहती है वो सुन तो सही। बोल बेटी बोल। देखिए मैं सच बोल रही हूँ, ये मेरे पति हैं। हमारी शादी हो चुकी है। झूठ नहीं बोल रही हूँ। उसको कैसा लग रहे? यही औरत है वो सर। मार डाला किसने और क्यों? हम भी वो पता करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी उमेश से शादी कब हुई थी? 4 महीने पहले मेरा लगन हुआ था। इन्होंने मुझे बताया नहीं था कि इनका एक और भी लगन हो चुका है। अब तो मेरी कोख में इनका बच्चा भी है। मैं अपने घर वालों से क्या कहूंगी? आपकी मुलाकात कब और कैसे हुई थी? मेरे आई बाबा लंच हाउस चलाते हैं नासिक में। वहीं पे 1 साल पहले मेरी उमेश से मुलाकात हुई थी। आराम से। क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना तेरी? हाँ मेरी तबीयत ठीक है। तो फिर आपकी अमानत मेरे पेट में है। सच्ची? हाँ। देख, तू मजाक नहीं कर रही है ना मेरे साथ? नहीं। मैं सच में पापा बनने वाला हूँ। मुझे लगा वो ये बात सुन के घबरा जाएंगे। हो सकता है वो मुझे छोड़ देंगे, पर नहीं सर, वो तो बहुत खुश हो गए थे। पर मुझे नहीं पता था वो मुझे इतना बड़ा धोखा दे देंगे। देखिए, आप अभी नासिक वापस चले जाइए। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जैसे ही कुछ पता लगता है हम आपको बताएंगे। एक काम करो, इन्हें बस स्टॉप तक छोड़कर। कुलकर्णी सर, इस सारिका के पीछे कांस्टेबल लगा दो। हो सकता है कि पूरे कांड के पीछे इसका हाथ हो। ओके सर। ये रहा बस स्टॉप। कुछ देर के बाद बस आएगी, आप चले जाना। सर कंफर्म हो गया कि डॉक्टर बड़वे का इन हत्याओं से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो जो दवाइयाँ अपने मरीजों को देता है वो सबकी सब नकली है। इसका मतलब सक्कूबाई की जो हालत है वो इन्हीं दवाइयों का असर है। डॉक्टर को उठाकर लेकर आओ। ओके सर। बोल। सर प्लीज, सर प्लीज। नहीं बोलेगा? प्लीज सर, प्लीज सर। 1 मिनट। सर प्लीज सर। अब तू बोलेगा या फिर बुलवाऊं? मैं बताता हूँ सर, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। देखिए, ये बात सच है कि मैं दवाइयों में मिलावट करता था, क्योंकि उससे एक अच्छा खासा मुनाफा हो जाता है। इसकी और कोई वजह नहीं थी। सक्कूबाई को लेकर मेरी किसी तरह की कोई प्लानिंग नहीं चल रही थी। उसके दोनों लड़कों के कत्ल में मेरा कोई हाथ नहीं सर। आप मेरी बात का यकीन कीजिए, बिलीव मी सर। अब तू सड़ यहाँ और चला अपना क्लिनिक यहाँ से ही। सर प्लीज 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 सर, माफ कर दीजिए सर। सर सर पुलिस थाने गया था तेरे बारे में पूछताछ करने के लिए। एक हवलदार ने मुझे बताया कि सच में उमेश ने तेरे साथ शादी की है और तेरी कोख में उमेश का बच्चा पल रहा है। चल बेटी चल, अपने घर चल। मेरा बच्चा उमेश नहीं रहा तो क्या हुआ, लेकिन उसका बच्चा तेरी कोख में पल रहा है ना। बेटी चल, अपने घर चल।
ला चल। आप इसे यहाँ पर ले आए। मैं बता रही हूँ आपको, अगर ये यहाँ से नहीं गई ना तो मैं इसको... ये मास्टर घर है, मैं तय करूंगा यहाँ पे कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा, समझे? जा अंदर, आ जा। देखो, हम जानते हैं तुम्हारा जाति मामला है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमें खबर मिली थी कि तुम इसे यहाँ लेकर आए हो, इसके साथ कुछ गलत ना हो, बस हम ये देखने आए थे। एक बात और, डॉक्टर बड़वे को हमने नकली दवाइयों का धंधा करते हुए पकड़ा है। आपकी पत्नी की जो हालत है ना, वो उसी की नकली दवाइयों का असर है। काय सांगताय साहब? डॉक्टर बड़वे? हाँ, और ये मोबाइल नीता के पास भी मोबाइल था, क्यों नहीं बताया? नीता की आई और कुछ रिश्तेदार आए थे, शायद उनमें से किसी ने दिया होगा। उस मोबाइल का हमें नंबर चाहिए। सर, नीता के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए उमेश के नासिक जाने से तकरीबन 1 महीने बाद से। सर, इस नंबर से कुछ नंबर्स पे बात होती थी, एक तो उसकी माँ का है, बाकी कुछ रिश्तेदारों के। लेकिन सर, एक ऐसा नंबर है जिसपे अक्सर उसकी बात हुआ करती थी। किसका नंबर है? सर, नीलेश का। लेकिन उसका नंबर और कॉल डिटेल्स तो हमने चेक किए थे ना। जी सर, लेकिन ये उसका दूसरा नंबर है सर, जिसपे वो सिर्फ नीता से बात किया करता था, जिसके बारे में किसी को नहीं पता। कमाल है, देवर और भाभी एक घर में रहने के बावजूद फोन पर बात किया करते थे, क्यों? सर, मुझे लगता है नीलेश ही वो इंसान है जिसे हम ढूंढ रहे थे। नीता के साथ जिसका संबंध था, शायद वो नीलेश ही हो। और एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहने के बावजूद नंदन को उनके रिश्ते के बारे में पता ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। दोनों को उठाकर लेकर आओ। ओके सर। जो भी सवाल पूछो उसके सही से जवाब देना, मुझसे झूठ मत बोलना, वरना पांव से चलकर यहाँ से वापस नहीं जाओगे। लेकिन मैंने किया क्या है सर? बेवकूफ समझा तूने हमें? नीता के पास पिछले 1 साल से फोन था, तुझे पता नहीं चला। और तो और, नीता और नीलेश का रिश्ता भाभी देवर से बदल के पति पत्नी का हो गया, तुझे भी पता नहीं चला। नहीं साहब, आपकी जरूर कुछ गलतफहमी हो गई, उनके पीछे ऐसा कुछ नहीं था साहब। कॉल रिकॉर्ड है मेरे पास तुम्हारे और नीलेश के बीच की बातचीत का, और जब उमेश को तुम्हारे और नीलेश के संबंध के बारे में पता लगा तो तुमने उसको मार डाला। उमेश को क्यों मारूंगी साहब? प्यार करती थी मैं उससे, पति था वो मेरा, कैसे मार सकती थी मैं उसे? और नीलेश? नीलेश को भी नहीं मारा मैंने, वो तो मुझे बच्चा। तो तुम मानती हो तुम्हारे और नीलेश के बीच में नाजायज रिश्ता था? हाँ, रिश्ता था दोनों के बीच में, ये मुझे पता था, लेकिन क्या? ये रिश्ता मेरी मर्जी का नहीं, मेरी मजबूरी का था। मुझे बच्चा चाहिए था और मेरा पति, वो ना तो मुझे बच्चा दे पा रहा था और न ही इलाज के लिए तैयार हो रहा था। मर्द नया है, नामर्द है। देवा, काय बोलता? वो डॉक्टर ने कहा। बेड़ी हो गई तेरी वो डॉक्टर, बंद कर उसके पास जाना, और दोबारा जांच वांच का नाम लिया ना तुम मुंह तोड़ देगा तेरा मैं। उल्टा मुझे छोड़कर नासिक चला गया। क्या करती मैं? अपनी पूरी जिंदगी कैसे काटती मैं? इसलिए मजबूरी में आकर मुझे नीलेश के साथ ये सब। चुप रहना पड़ा साहब। गांव में किसी से बात करता, अगर गांव में किसी को पता चलता तो गांव में मेरी इज्जत और खानदान का नाम चला जाता साहब, इसलिए। लेकिन मैंने किसी का खून नहीं किया साहब, मेरा विश्वास कीजिए। जिस दिन ये सब हुआ उस दिन मैं घर पर ही थी, आप चाहे तो बाबा से पूछ लो, मैंने नहीं किया किसी का खून। नीता बोलेगी साहब आपको, उस दिन मैं घर पर ही था, कहाँ बाहर नहीं गया साहब। तुम्ही मला सांगा साहेब, मी माझ्या पोरांना का मारीन? खरंच मी नाही मारलं साहेब. साहेब सुनो ना साहेब. साहेब अब क्या करें सर? इन दोनों की बताई बातें आपस में मैच करती हैं, कोई अंतर नहीं। कहानी मैच होने का मतलब ये नहीं कुलकर्णी कि कहानी सच्ची हो। नंदन, सारिका, नीता में से कोई तो है जो झूठ बोल रहा है। आमतौर पर झूठ इंसान को चकरा देता है, लेकिन यहाँ नीता और नंदन द्वारा बोले गए सच ने पुलिस को उलझन में डाल दिया था और संभावनाओं की लंबी लिस्ट को और लंबा कर दिया था। नीता की अपने पति उमेश के साथ साथ अपने देवर नितेश के साथ भी अपनी मर्जी से रिश्ता रखने की संभावना बनती थी।
कहीं ऐसा तो नहीं था कि नितेश ने इस बात को लेकर नीता को ब्लैकमेल करना चाहा हो और इसी वजह से नीता ने नितेश का कत्ल कर दिया हो? और अगर ऐसा था तो फिर उमेश क्यों मारा गया? या फिर उमेश को नीता और अपने भाई के बीच के अवैध संबंध के बारे में पता चल गया था, उसने पहले नितेश का कत्ल किया और फिर खुद आत्महत्या कर ली, लेकिन तब उसने नीता को क्यों छोड़ दिया? आखिर क्या था इन दोहरी हत्याओं का सच और कौन था असली कातिल? ए लड़की, तू मेरे पति के कमरे में क्या कर रही है? वो मैं बस आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। छोड़ दो मुझे, आज मैं इसकी जान ले लूंगी। अरे क्या कर रही है तू? पीड़ित है इसका तू? अरे उसके पेट में उमेश का बच्चा पल रहा है, उसे भी मारेगी तू? खोटा बोलते बाबा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता बाबा, ऐसा नहीं हो सकता बाबा। मैडम, ये नीता आपसे क्या कह रही थी? वो कह रही थी उसके पति ने किसी दूसरी औरत के साथ शादी कर ली है और वो औरत प्रेग्नेंट है, तो फिर वो इतने सालों से प्रेग्नेंट क्यों नहीं हुई? मैंने इससे कहा, इससे मतलब एक ही निकलता है कि कमी उसके पति में नहीं बल्कि उसमें है। इनफैक्ट मैंने उससे कहा भी था कि एटलीस्ट वो टेस्ट करवा ले, लेकिन वो तो जिद पर अड़ी थी कि जो भी टेस्ट करवाई अपने पति के साथ ही करवाई। क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? बहुत बुरी हूँ मैं, कमी मुझ में थी और मैं दोष उनको देती रही। मेरे नसीब में इतना बुरा होना क्यों लिखा था? क्यों? इनका बच्चा अभी समझ आया मुझे, वो मुझे क्यों छोड़ना चाहते थे। काय झाला? पूरे 4 महीने बाद लौटे आप, क्या हुआ? तुझा माझाशी काही संबंध नाहीये, मुझे तोड़नी है शादी, अलग होना है, समझ लो? इसका मतलब उन्होंने मुझे धोखा नहीं दिया, वो तुम्हें छोड़ के पूरी तरह से मेरे पास आना चाहते थे। मुझे माफ कर देना। अगर मुझे पता होता कि तुम्हारा लगन उनके साथ हुआ है तो मैं उनसे कभी लगन नहीं करती। इस पूरे गांव में सारिका को उससे 2 ही लोग जानते थे और उन्हीं 2 के पास वजह थी इस मारने की। अरे हे काय करता है साहब? हाँ, वो मेरी बहू थी, उसके कोख में उमेश का बच्चा पल रहा था और आप मेरे ही घर पे धाड़ मार रहे हो। अंदर चेक करो। अरे साहब ऐका ना, साहब ऐका ना। कुछ कहना है आपको? उसकी कोख में बच्चा था, वो भी तुम्हारे पति का। ये बात तुमसे बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए तुमने उसे मार दिया। नहीं साहब, नहीं, झूठ नहीं बोलूंगी साहब। शुरू में बहुत जलन हुई मुझे, मेरा मन भी किया कि मैं उसे मार दूं, लेकिन जब मुझे पता चला कि कमी मुझ में ही थी तो सारी नाराजगी दूर हो गई उससे। बस एक बाप किया था मैंने साहब। कैसा बाप? माजी भाई को सकू भाई, उसके चलते हुए ये सब। पिछले 7 साल से बिस्तर पे पड़े थी, 7 साल से। शुरू से बताओ,
कब और कैसे हुआ? साहब, उस दिन बाबा। अरे नहीं, रहने दो रहने दो। मैं तो तेरे हालचाल पूछने के लिए आया था। तू डॉक्टर के पास गई थी ना, क्या बोली वो? बाबा वो इस बार भी कुछ नहीं हुआ। इसमें गलती तुम्हारी नहीं है, दोष मेरे बेटे का है। शायद उसके बस की बात ही नहीं। किसी औरत को बच्चा ना होना उसका अधूरापन है, और मैं तुम्हें ऐसे अधूरा नहीं देख सकता। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं। कैसे कुछ नहीं होता। अब देखना, बहुत जल्द तेरी गोदी में बच्चा होगा, वो भी लड़का। पापा, देखना तुम। बहुत शर्म आती थी साहब, लेकिन भूख होती है ना साहब, बहुत बुरी होती है साहब। भले ही वो भूख पेट की रहो, शरीर की रहो, जब लगती है ना तो सामने कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं। नासिक में जो उमेश पर अटैक हुआ था वो तो नहीं करवाया था ना? वो उमेश नीता को बोला कि मेरे को तेरे साथ नहीं रहने का, मैं तेरे को तेरी माँ के पास छोड़ेगा, नासिक चला जाएगा। मैं नहीं चाहता था साहब नीता मेरे से दूर जाए, इसलिए मैं नासिक गया। और बुढ़ा बोलता है कि मैं मरेगा तो मैं जमीन को छाती पे लेके जाएगा। मर या छाती पे। लेकिन वो बच गया, और वो दूसरी बार नहीं बच पाया, क्योंकि दूसरी बार तूने उमेश के साथ साथ नीलेश को भी मार डाला, और अपने बेटे को मारने का पाप वो किस मजबूरी में किया? नीता को बच्चा देने की उम्मीद लगाए मैंने उससे रिश्ता जोड़ा था। फिर कुछ महीने गए, कुछ भी नहीं हुआ। फिर उसने नीलेश के पास देखना शुरू कर दिया। नीता का और मेरा जो रिश्ता था ना, वही रिश्ता उसका और नीलेश का हो गया। ये चीज मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। फिर मैं नीलेश का कुछ इलाज कर सकता हूं क्या, ये सोचने लगा। लेकिन उतने में उमेश ने जमीन बेचने की जिद पकड़ ली सर। मेरे दोनों बेटे ने मेरा सुख छीन लिया, इसलिए मैंने उनकी जिंदगी छीन ली सर। नीलेश, उमेश, आराम से होने दो। एकदम आपका हिस्सा आपको दिया, आपका हिस्सा आपको दिया, पर मेरे को जमीन बेचने मांग रहा बस। अरे वो जमीन की बात छोड़, ये हिस्सा मेरा है, वो मैं पीऊंगा। अरे नीलेश, अरे दूध पीतो क्या तू? दारू पीतो ना दारू? संपो, खत्म कर। बग तुम में आता। चल। थोड़ा आराम कर, आराम करे, आराम 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 आराम। बाप हुआ मैं तुम्हारा, बाप। सारिका को क्यों मारा था? उसको मालूम था मेरा और नीता का रिश्ता, उसने हम दोनों को एक साथ देख लिया था, इसलिए अब तू सारे सुख इधर ही भोग। अपनी चाहत का चुनाव और उसे पूरा करने का तरीका हमारी जिंदगी बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। नीता की चाहत गलत नहीं थी, वो सिर्फ मां बनना चाहती थी, जो कि हर औरत का सपना होता है। और दूसरी तरफ नंदन की चाहतें और जरूरतें भी नाजायज नहीं थी। दोनों की हालत और हालात मुश्किल थे, लेकिन चुनाव का रास्ता दोनों के सामने खुला था। तय उन्हें ही करना था कि हालात से लड़कर सही रास्ते पर चलकर अपनी चाहतों को पूरा करें,
या फिर हालात के सामने हथियार डालकर गलत से समझौता कर लें। पर अफसोस कि दोनों ने दूसरा रास्ता चुना। नंदन ने नीता का फायदा उठाना चाहा और नीता ने भी अपनी चाहत को अपनी मजबूरी बनाकर उसे अपना इस्तेमाल करने की खामोश इजाजत दे दी। इन दोनों के इसे गलत चुनाव ने न सिर्फ उमेश और नितेश से उनकी जिंदगियां छीन ली, बल्कि उस मासूम लड़की सारिका और उसकी कोख में पल रहे बच्चे को भी मार डाला, जिन बेचारों का इस सब से कोई वास्ता नहीं था। ये बेहद जरूरी है कि हम सब अपने दिल में उठने वाली चाहत को नैतिक और सामाजिक भावनाओं की कसौटी पर कसने के बाद और उस पर पूरी तरह से विचार करने के बाद ही उसे पूरा करने के रास्तों का चुनाव करें। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सब। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।